अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। जब से ये हुकूमत आई है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस तो हो सकते हैं, लेकिन अदलिया कभी भी इस हुकूमत के लिए हमें चैलेंज लगी नहीं। फिर 26वीं आईनी तरमीम हो गई, 27वीं आईनी तरमीम हो गई, और अब तासुर यही है कि अदलिया से कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा जो हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकता है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि पंजाब में एक ऑर्डिनेंस आया प्रॉपर्टी ओनरशिप के हवाले से, उसको पंजाब की जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने उसको मुअत्तल किया। उसको मुअत्तल करने के ऊपर जो पंजाब की हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया वो बहुत ज्यादा गैर मामूली था। मरियम नवाज साहिबा ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया, उनकी जमात के दीगर लोगों ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इसकी क्या वजह है? क्या अब हुकूमत इस चीज की आदी नहीं है कि अदलिया से कोई ऐसा फैसला भी आ सकता है जो हमारी मंशा के खिलाफ हो? पंजाब की असेंबली में हुकूमती वुज़रा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिएगा। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब स्पीकर ये किस तरह का इंसाफ है। आपने सुना कि वजीर तालीम क्या कह रहे थे, अज़मा बुखारी साहबा क्या फरमा रही थी। तो इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों दिया जा रहा है? यहां तक कि वो वकला जो हुकूमत के बहुत ज्यादा नाकिद नहीं है, वो वकला का ग्रुप जिनके हवाले से तासुर है कि वो आजम नजीर तारड़ साहब के बड़े करीब हैं, उसी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले सीनियर कानूनदान एहसन भोन साहब ने इस हवाले से क्या कहा, जरा ये सुनिएगा। जी, आपने सुना कि एहसन भोन साहब भी कह रहे हैं कि ये बड़ा जो है तौहीन आमेज रवैया है। तो हुकूमत ऐसा रवैया क्यों अपना रही है? इससे ये क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या इससे इनको नुकसान हो सकता है? और उसके बाद हमने देखा कि पंजाब असेंबली के अंदर ही खड़े होकर ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी बात हुई। अब ये जो कानून है इसमें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, चाहे वो लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी हो या आपके ग्रेड 19 के 20 के 22 के अफसरान हो, सबका बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें किरदार है। लेकिन उसी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से क्या कुछ कहा एक वजीर ने वहां पे कि माजी में ब्यूरोक्रेट्स कैसे अपनी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स करवाते थे, जरा ये भी सुनिएगा। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें उन तमाम एसी डीसी साहिबान के नाम हैं जो पैसे देके, रिश्वत देके जिन्होंने पोस्टिंग हासिल की। अब अगर हुकूमत के पास कोई ऐसी लिस्ट है तो पहला सवाल यह है कि उनके खिलाफ अब तक आपने क्या कार्रवाई की। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन वो ये है कि एक ऐसा निजाम जहां पे लोग पैसे दे के पोस्टिंग ट्रांसफर ले लें, क्या उस निजाम के हवाले कोई ऐसी चीज की जा सकती है जिनके पास यानी जो अदालती इख्तियारात हैं वो उनको दिए जा सकते हैं? ये वो बड़ा क्वेश्चन है जो अभी उठाया जा रहा है। एनीवे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, आगे चल के ये कि निजकारी के हवाले से भी और मुज़ाकरात की जो आज दोबारा बाज़गश्त है, क्या मुज़ाकरात हो सकेंगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून फैसल चौधरी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी अफसा कोमल साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, अफसा आपका भी शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सोहरवर्दी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोहरवर्दी साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा सर कि ऐसा कौन सा फैसला दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि हुकूमत इतनी ज्यादा अपसेट है? ये तो अदालतों का काम है, अदालतें ऐसे फैसले देती रहती हैं, लेकिन जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या आप समझते हैं कि वो मुनासिब रद्द-ए-अमल है? नहीं, क्यों? उन्होंने कहा है कि हम जज को मारेंगे इमरान खान की तरह। उन्होंने कहा है कि हम आपको अदालतों से बाहर घसीटेंगे, जैसे कि खान साहब ने कहा था। उन्होंने अपनी एक फैसले पर फेयर कमेंट करना सब लोगों का राइट है। फैसला पब्लिक डोमेन में है, कोई उसको अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। फैसले पर अब आप फैसले पर तबसरे का हक भी छीन लेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब आप रोजाना अदालतों के ऊपर कमेंट करते हैं। वो तबसरे में कह रहे हैं कब्जा माफिया की पुष्ट पनाई, क्या अदालतें कब्जा माफिया की पुष्ट ये राय है कि इस जो फैसला हुआ है उससे कब्जा माफिया को फायदा हुआ है, ये गवर्नमेंट की राय है, वुज़रा की राय है, आ गई है। इसमें कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? मुझे पूछ लें फैसल साहब से, इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है? मतलब एक फैसला दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, वो इंप्लीमेंट हो गया, गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब उसके ऊपर कमेंट कर दिया तो उस कमेंट करने के उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल में पैदा हो जाती। फेयर कमेंट करना तो हर आदमी का राइट है। आप रोजाना कहते हैं कि ये अदालतों के फैसले ठीक नहीं है, वो कहते हैं ये अदालतों के फैसले ठीक है। लेकिन मुजम्मल साहब, जो हुकूमत के करीब वकला समझे जाते हैं, एहसन भोन साहब भी कह रहे हैं कि ये इंतहाई तौहीन आमेज है। सर, वो पाकिस्तान, उनका मौकफ आ गया, फेयर डिबेट हो रही है। गवर्नमेंट का मौकफ है कि उनका कानून ठीक था, बार कौंसिल का मौकफ है कानून ठीक नहीं है। ऐसी राय नहीं होनी चाहिए। एक फेयर ओपन डिबेट हो रही है, होने दे। माशरे में, जमहूरियत में ऐसे ही डिबेट होती है। कोई, मेरा मतलब है, जुबानबंदी तो किसी की नहीं है कि आप भी समझते हैं कानून गलत था तो आप कह दें मैं समझता हूँ कानून ठीक था, मुझे ये कहने का हक है कि कानून ठीक था। इसमें ऐसी कौन सी बात है? एक कानून है,
उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की डिफरेंट राय होगी कि ये कानून ठीक था, ये कानून गलत था। आज तक हमारे यहाँ 295C पर भी ये बहस है कि ये कानून ठीक है, ये गलत है। तो ये कानून के ऊपर के उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ने व्यू लिया है वो उनका व्यू है, जो गवर्नमेंट का व्यू है वो उनका व्यू है, वो आ गया है, मेरा नहीं ख्याल। और दूसरा, असेंबली के अंदर तकरीर करने को वैसे ही तहफ्फुज़ हासिल है, आप वहां खड़े होकर बात कर सकते हैं, वो आपका राइट है, जमहूरी हक है, आप वहां पे बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट वाला मामला है, और मुझे लगता है आगे जाके ये मामला रिजॉल्व भी हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पंजाब असेंबली दोबारा कानून साहब आपने सुना कि आगे जाके मामला रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो एक फैसला आया उसके ऊपर इस किस्म का रद्द-ए-अमल, ऐसा भी कह रहे हैं कि एक तरह से ये तौहीन आमेज है, लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब की ही इंतजामिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला, एक ASI या SHO सब खड़े होते हैं, वो उसको हवा में उड़ा देते हैं। तो जब ये सिलसिला होगा तो लगता है कि अब हुकूमत में वो एपेटाइट नहीं रही कि अदालत से कोई ऐसा फैसला आए जो हमें नागवार गुजरे। नहीं तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर मरियम बीबी और मौलाना फजल रहमान ने जलसा करके गालियां दी थी, तो तब क्यों नहीं इस तरह रिएक्शन आया? जब जजेस की तस्वीरें लगा के जलसे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, तब उस वक्त वकला को ख्याल नहीं आया। ये कोई झगड़ा नहीं है, ये एक पैटर्न है। और रिपोर्टेडली आई थिंक चीफ जस्टिस जो है वो ऊपर अपॉइंट भी हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, FCC में। तो ये बाकी कहानी है, कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा मामला। नहीं, पर आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को ये मामला हल करने चाहिए? देखें ना, एक वो कह रहे हैं मुतवाज़ी हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी अदालत हो, कौन सा इदारा रह गया? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इस मुल्क में कोई इदारा है? हम तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे अदालतें बड़ी आजाद है। सिविल कोर्ट में मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि क्या मामला होता है, साल साल केस चलते रहते हैं, ना कोई उसको करता है, रिजॉल्व करता है। जी चलान जमा नहीं होते 3-3 साल, लोग जो हैं वो तरीके भुगत रहे हैं। ये तो आप अपनी प्रैक्टिस पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं चौधरी साहब। हमारी प्रैक्टिस पे कुल्हाड़ी मर चुकी है। मैं आपको, आप अगर समझते हैं ना कि अदालत नामी कोई इदारा बाकी रह गया पाकिस्तान में, तो आप गलत समझते हैं। ठीक है, ये अदालतें नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव के नीचे आए हुए एक इदारे हैं। कौन सा लाहौर हाई कोर्ट में मुझे बताएं कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तो बनाए नहीं उन्होंने, यही लेके आए थे ना, क्योंकि पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन नहीं पाया। ये जो सारे हैं ना, तो जो हटाओ नोटिस हैं, कोई इधर कर दो, कोई इधर कर दो, ये सारे जो अभी मरियम बीबी को खुश करने के लिए सारे मर्दोजान लगे हुए हैं असेंबली के अंदर, ये बेसिकली तो मरियम नवाज शरीफ की खुशामद में लगे हुए हैं। इन्होंने एक केस आ गया, इन्होंने तो लम्बे पै जाना। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये जो सारा मामला हो रहा है, ये पैटर्न हमने देखा है। जजेस जब आखिर में आते हैं करियर के, तो वो फिर गवर्नमेंट की तरफ सख्ती करते हैं, फिर वो ऊपर आ जाते हैं, फिर वहां पे खामोशी हो जाती है। तो ये मुझे नहीं समझ में आती कि ये ऑर्डिनेंस अगर गवर्नमेंट लाई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिप्टी कमिश्नर वगैरह होंगे, तो वो तो लाजमी जो है वो तो गवर्नमेंट के होते हैं, अंडर ही होते हैं। सिविल कोर्ट्स का एक अपना स्ट्रक्चर है। सिविल कोर्ट्स में फ्रैंकली स्पीकिंग के आप कोर्ट्स के पैरेलल कोर्ट्स तो नहीं बना सकते। ये कोई ट्रिब्यूनल भी बना रहे थे उस ऑर्डिनेंस के तहत। उस ऑर्डिनेंस के तहत हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड जो है वो लगना था, जिसने जो है ये मामलात को देखना था। इसके अभी रूल्स भी नहीं बने। ठीक है, तो ये जो हुकूमतें भी हैं, अब ये बुनियादी तौर पे फेलियर है ना हुकूमत की, कोई डिलीवरी तो है कोई नहीं। ठीक है, तो वो रोजाना ऐसा काम करते हैं जिससे जो है ना वो कोई सोशल मीडिया पे या उस तरह को वो समझते हैं कि यार हमने कुछ ऐसा कर दिया। हालांकि अगर ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, आपका क्या ख्याल है कि ये जो टाइटलमेंट है ये ऐसे ही कब्जे हो जाते हैं लाहौर में या बड़े शहरों में? ये पूरा माफिया होता है। ये पहले टाइटलमेंट जो है वो कागज तब्दील होते हैं, पहले बंदा टारगेट होता है, बंदा शायद इस मुल्क में भी ना हो, उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है, फिर वो पूरा एक माफिया, उसमें रेवेन्यू के एहलकार भी शामिल होते हैं, उसमें जो अपना लोग भी शामिल होते हैं, जो बाज़ औक़ात अदालती एहलकार भी शामिल होते हैं। तो ये पूरा सारा एक सिस्टम होता है। ये इस तरह से थोड़ी होता है कि आप लॉ बना के तो DC AC को दे दें और वो ठक ठक करके। तो एक तरह से तो आप एहसन बोन साहब का जो मौक़िफ़ है उसकी तायद ही कर रहे हैं ना कि अदालतों को ये मामला देखना पड़ेगा। कोई एहसन बोन की ना तायद ना करके मैं कल जाना नहीं, मेरा बड़ा भरा है। वही मतलब ठीक होगा। अच्छा, अब साहब लगता है ऐसे कि अब एपेटाइट नहीं रही कि अदालत से कोई भी ऐसा फैसला आए जो इनकी मर्जी के खिलाफ हो। जी, पहले भी नहीं थी अतर। जब कोई जज साहब का फैसला पसंद ना आए, आला मुख्तदर हलकों को खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो जाते हैं
किसी दूसरे जज साहब का फैसला ना पसंद आया, उनको जहनी मरीज की, इनका दिमागी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है, ये बातें कही गई थी। अब इस दौर में एहसन बुवन साहब का अच्छा हुआ आपने उनका बयान सुनाया, क्योंकि जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, लीगल फ्रेटर्निटी है, वो तमाम ये समझते हैं कि जो आईनी तरमीम की गई उसके में अदलिया की आज़ादी मुकम्मल तौर पे गिव अप कर दी गई है, उसको एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया गया है। लेकिन एहसन बुवन साहब इन ख्यालात से मुत्तफिक नहीं थे और ये बड़ा सवालिया निशान था कि पाकिस्तान में अगर मेजॉरिटी लीगल फ्रेटर्निटी का यही मौकिफ है और बैनुल अक़वामी जो ज्यूरिस्ट हैं वो भी इसको इसी अंदाज में देखते हैं कि ये कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में दे दिया आपने अदलिया को, तो बाकी के जो हमारे वकला हैं जो वो क्यों नहीं इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक पहला कतरा है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास होगा कि अगर अदालत ही आज़ाद नहीं होगी तो आपके वकील होने का क्या फ़ायदा, और इतने तमाम जो आपके करियर्स हैं वकालत के, फिर आपके पास क्या जवाब होगा इन तमाम चीज़ों के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ये भी ना अफसर कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट है उससे कोई पहले ऐसा फैसला नहीं आया। आप ट्रिब्यूनल्स का मामला देख लें जिसमें मरियम बीबी की अपनी सीट भी चैलेंज थी। जब वो ट्रिब्यूनल्स का मामला आया तो कहा गया कि मुशावरत की जाए इलेक्शन कमीशन के साथ, और फिर उसमें 4 जज हाई कोर्ट से आएंगे, 4 रिटायर्ड आएंगे, वो सब कुछ हमारे सामने। तो कोई ऐसा फैसला नहीं आया जो हुकूमत के लिए परेशान कुन हो। एक ही चीज आई और उस पर इतना सख्त रद्द अमल। अदलिया की जो बेसिक उनका दायरा इख्तियार है, जो उनका काम है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अब हमें नजर आता है कि वो बिल्कुल माइक्रो मैनेज करने के ऊपर हुकूमत गई है। जो उनका रवैया है उससे तो हमें यही नजर आता है। फिर आपको मालूम है पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज साहिबान ने कुछ अर्सा पहले जो खत लिखा उसके ऊपर एक भी सीरियस रिस्पांस हमें हुकूमत से नहीं मिला। हमने उनके मुख्तलिफ वज़रा से बात करने की कोशिश की। हमारा ये तो लगता था कि कोई कम अज कम उनके बयान के ऊपर किसी एक पॉइंट को तो संजीदा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगा कि बिल्कुल बगैर संजीदा रिस्पॉन्सेज हैं। अभी जो बात हो रही थी पोस्टिंग ट्रांसफर्स की कि वो पैसे देकर, ये भी कौन सी नई बात है हमारे लिए। पिछली हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल यही है कि वो फराह गोगी के जरिए अपॉइंटमेंट्स होती थी और रिश्वतें लेकर की जाती थी। IMF ने जो भी रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत को लाग करप्शन बताया गया है। सो मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा, अब भी हो रहा है। लेकिन ये आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि अदलिया को इतना कंट्रोल करना, इतना माइक्रो मैनेज करना और इतना उनके फैसलों के ऊपर इस तरह खुलकर इख्तलाफ इस अंदाज में करना, इसकी मिसालें बहुत कम है। लेकिन अब नजर आता है कि अदलिया के लिए स्पेस बिल्कुल खत्म है। पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने कोई सीरियस रद्द अमल नहीं दिया। भाई दिया तो है, पूरा आइन तय कर दिया, पूरा उन्होंने 26वीं 27वीं करके पूरी अदालत खत्म कर दी। इससे ज्यादा सीरियस क्या करना उन्होंने? नहीं, अदालत कॉन्कर कर लिया उन्होंने। 27वीं तरमीम वो 5 जज ना लेटर लिखते तो अब भी कोई बाकी रहती। उन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने गला घोट दिया पूरे अदारे का। अगर ये अच्छा आप लेटर लिखते, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की बात करें, मैं भी जो रिसेंटली नहीं मैं ये सारों इस्तीफे दिए जो जज, ये जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अब तक बात कर ले, पूरे मुल्क में तो अदलिया खत्म हो गई है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आपको पता है पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ 2 जगह पे है। एक अब तो खैर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, पहले सुप्रीम कोर्ट और एक सिंध हाई कोर्ट। बाकी 3 सूबों में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है ही नहीं। ठीक, और ये वाहिद आइन है जो 10% पाकिस्तान के ऊपर है, बाकी 90% के ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। अच्छा, मैं जरा मुजम्मिल साहब को भी शामिल करूं। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज एक और चीज भी आई सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के जो मंदूब हैं टॉर्चर के हवाले से खुसूसी नुमाइंदे, उनका एक बयान आया। बुशरा बीबी की जो कैद में जिस किस्म की सूरत हाल का उनको सामना है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पिछले दिनों हमने देखा कि वज़ीर आज़म के जो तर्जुमान है आलमी मीडिया के लिए मुशर्रफ ज़ैदी साहब, उन्होंने स्काई न्यूज पे जाके इंटरव्यू दिया। जब उनसे पूछा गया, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से भी इसी किस्म का बयान आया था अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की जानिब से, तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि लगता यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा वाले स्काई न्यूज ज्यादा देख रहे हैं तो इस वजह से इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो अब तो इनका इंटरव्यू भी चल गया, उसके बाद अब बुशरा बीबी के हवाले से इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, उनकी कैद की कंडीशन के हवाले से, आपको लगता है कि यह हुकूमत पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? मेरे ख्याल में इस किस्म के मैं मुलाकातें बंद करने के तो हक में नहीं, और मेरे ख्याल में कम से कम बुशरा बीबी की मुलाकातें तो नहीं बंद होनी चाहिए थी। मुलाकात हो जाएगी तो जैसे पहले पिछली दफा खान साहब की मुलाकात हुई तो उनकी बहन ने आके कहा उनकी सेहत बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी सेहत में है, तो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। वरना तो कह रहे थे खान साहब खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के जी वो कोई शायद जिंदा ही नहीं रहे अफगान मीडिया ने, तो उन्होंने कहा जी अब आइस मार दिया है। तो मेरे ख्याल में मुलाकात हो जाएगी तो ये सब कुछ, ये सारा प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, मुलाकात होनी चाहिए, मैं मुलाकात के हक में। नहीं, पर आपके लिए ये सरप्राइजिंग है कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि एक सियासी लीडर जेल के अंदर कैद है और अक़वाम मुत्तहिदा के अब तकरीबन 2 बयानात तो इसी 1-1.5 महीने के दौरान आ चुके हैं।
नहीं, जब वो गिरफ्तार हुए थे उसके बाद भी आया था यूएन ऑब्जर्वेटरी का उनके बारे में बयान, रेगुलरली आ रहे हैं। जी जी, वो तो उनके डिटेंशन के हवाले से आया था, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं जेल की उसके हवाले से ये गुज़िश्ता 1-1.5 महीने के दौरान ये दूसरा बयान है। मेरे ख्याल में यूएन के किसी ऑफिसर को उनका 7 कमरों का सेल और उनके सारी जो उनको सहूलियात हासिल हैं, उनका मेन्यू, वो क्या खाते हैं, देसी मुर्गा, ये वो सारा एक दिन विजिट करा देना चाहिए, ताकि अगर कोई उनके देर में भाम है तो वो दूर हो जाए। और बाकी जो पाकिस्तान की कैद, जेलों में कैद, लाखों कैदी हैं, उनका मेन्यू और कंडीशन भी दिखा देनी चाहिए, और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करा देना चाहिए कि ये कैदी किस हालत में रखा हुआ है और बाकी कैदी किस हालत में पाकिस्तान में है। तो मेरे ख्याल में ये भाम दूर हो जाएगा। ये कोई हकीकत पर मबनी तो नहीं है, जितना फैसिलिटेटेड उन्हें रखा हुआ है उसमें पाकिस्तान में कोई आम कैदी को तो उस तरह नहीं रखा जाता, जितना बड़ा सेल उनका है, जितनी उनका दौरा ही करवा दे मेरे ख्याल में कोई पार्लियामेंटेरियंस वगैरह का, ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए, ताकि लोग नहीं, मेरे ख्याल में यूएन वालों को एक वीडियो बना के उनके किसी बंदे को विजिट करा देना चाहिए कि देखें जी बाकी कैदी इस तरह रहते हैं हमारे यहाँ, ये असूल कैदी ऐसे रहते हैं और इनके लिए ये है, ये 2 निज़ाम चल रहे हैं पाकिस्तान में, एक खास कैदी है, बाकी आम कैदी हैं, और खास कैदी को ये सहूलियात हासिल हैं। आपको ये कम लग रही हैं तो आप बता दें बाकी मुल्कों में ऐसे कैसे होता है। ठीक है। और मेरे ख्याल में वो जो देसी मुर्गे का बार बार जिक्र होता है उसकी भी फोटो वगैरह खींच लिया करने से पहले वो भी अक़वाम मुत्तहिदा वालों को भेजा करें। जो ऐसा मैं आता हूँ उसके ऊपर मैं जी मुजम्मिल साहब आप कुछ कह रहे हैं? 4-5 दिन यूएन के डेलीगेशन को वहां रखना चाहिए, जो खान साहब खाते हैं उन्हें भी खिलाना चाहिए साहब के, देखें ये खाते हैं, ये फूड दे रहे हैं हम, इसीलिए तो इतने फिट हैं। अगर अच्छे जब वो ये कहते हैं कि खान साहब, जब वो कहते हैं, देखिए काज़मी साहब, जब वो ये कहते हैं देसी कुकर से वैसे ये इतना रगबत जो है ये नून लीग की हुकूमत को और मेरे भाई साहब मुजम्मिल साहब, वैसे ये भी एक इशू है ना कि अब अक़वाम मुत्तहिदा को देसी मुर्गे ऐसी रोटी निकाल करके चंगे लगे। चले हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। पीआईए की निजकारी तो हो गई, लेकिन बहस चल रही है कि 10 अरब की बिकी या 50 अरब की बिकी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत को सिर्फ 10 अरब मिलेगा, हुकूमत ये कह रही है जी 45 अरब और भी आएगा, क्योंकि 25% शेयर्स हमारे पास हैं। पाकिस्तान के मायानाज बिजनेस जो ग्रुप है उसने ये खरीदी पीआईए, और यकीनन वो इसमें चेंजेस वगैरह भी करेंगे, इसको बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इस बहस से कतई नजर एक चीज जो बहुत ज्यादा परेशान कुन है, कहा यह जा रहा है कि जनाब पीआईए आपने इतने में बेच दी कि उतने में तो एक आपको एयर बस नहीं मिलती, उससे भी कम कीमत में आपने पूरी एयरलाइन बेच दी। अगर इतनी ये सस्ती एयरलाइन बिकी है और चंद मिलियन डॉलर्स के अंदर ये बिकी है, तो फिर जो गैर मुल्की कंपनियां हैं जो 200 जहाज खरीदती हैं, उन्होंने क्यों इसमें बिडिंग नहीं की, उन्होंने क्यों इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया? जो गैर मुल्की सरमायाकार है वो क्यों नहीं पाकिस्तान की तरफ आ रहा? आपके तमाम तर दावों के बावजूद SIFC ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए, आपने कहा आपने रिफॉर्म्स किए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद गैर मुल्की सरमायाकार को हम पाकिस्तान में लाने में काफी हद तक नाकाम हुए। इसकी क्या वजह है? मुजम्मिल साहब आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? देखिए पीआईए ने 2015 से 2024 तक 500 अरब का नुकसान किया है, और एक लॉस की एंटिटी कौन खरीदता है, कितना मुश्किल है उसको बेचना, ये तो आप किसी कारोबारी से पूछें। मुझे ये पता है कि खसारे का इदारा कोई नहीं खरीदता, प्रॉफिट के इदारे सब खरीदना चाहते हैं। तो ये एक लॉस मेकिंग इदारा था पाकिस्तान के लिए। यकीनन इसमें भर्तियां बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, उतने जहाज नहीं हैं जितनी भर्तियां हैं। फिर ये 2-3 साल हमारे एक शानदार वजीर जो पिछले दौरे हुकूमत में थे, उनके शानदार खिताबात की वजह से इसके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदी भी रही, जिसकी वजह से लॉसेस बंद हुए। मेरे तो ख्याल में ये पीआईए का ले ऑफ जो है, ये पाकिस्तान के लिए सरकार का काम नहीं है कारोबार करना। पहली बात, मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, सरकार रेगुलेटर है। जब सरकार कारोबार करती है तो वो माले मुफ्त दिले बेरहम होता है। हमने पहले इससे बैंक्स प्राइवेटाइज किए हैं, उसके बहुत पॉजिटिव नताइज आए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री पे। मेरे ख्याल में ये पीआईए का ले ऑफ, ये सवाल गैर अहम है। ओपन बिडिंग थी, कोई और जाके 200 अरब की बोली लगा देता पाकिस्तान में। अगर किसी को लग रहा है कि 135 अरब की कम लगी है, टीवी पे बिडिंग चल रही थी, वो वहां पहुंचता और कहता मैं 200 अरब देने को तैयार हूं, तो कोई उसे रोक सकता था?
अगर कोई नहीं लगाने को तैयार था तो जितने में भी चली गई ये फजूल बात है। ये सोचें अगर ये अगले 5 साल हुकूमत के पास रहती तो और कितना लॉस करती और हमारा कौमी खजाने को कितना बोझ होता। मैं समझता हूं कि ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं, या तो उनके अपने दौरे हुकूमत में पीआईए प्रॉफिट में चली गई हो और हम कहें जी देखें वो शानदार दौर था तो उसमें तो बड़ी प्रॉफिट में थी, इन्होंने आके लॉस में कर दी। उनके दौर में लॉस सबसे ज्यादा था। तो इसलिए मैं समझता हूं, मैं तो इस बहस को बहुत ही बेमानी और फजूल बहस समझता हूं। मेरे ख्याल में एक लॉस मेकिंग इदारा था। इसकी पहली बोली 10 अरब रुपए आई थी। आपको पता है जो पहली बोली टीवी पे चली थी वो 10 अरब रुपए आई थी टोटल 10, और वो भी वो कैश देने को तैयार नहीं थे। वो भी वो कहते थे प्लाटों में ले लें, मेरे पास नकद नहीं है, आप मेरे प्लाट ले लें इसके अवध हुकूमत। नहीं वो तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की स्टोरियां थी प्लॉटों वाली, लेकिन बोली 10 अरब की आई थी ब्लू वर्ल्ड की जानिब से, और अभी भी हुकूमत 10 अरब से तो ज्यादा आई है। अगर उतने पैसे पीआईए पर लग भी जाएं और गवर्नमेंट का 25% शेयर उसमें बरकरार रहता है और वो प्रॉफिट लेने लग जाती है, तो कल को वो 25% शेयर ज्यादा महंगा बिक सकता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट मेकिंग इदारा हो गया तो वो 25% की ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो मैं नहीं इसको कोई समझता। अगर आपको को गलत लगता है तो वो लोगों से पूछेंगे आपने कितनी शानदार चलाई है अपने दौर में। चले मैं जरा ये फैसल चौधरी साहब से पूछता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, वैसे आम तासुर यही है कि बिक जाना अच्छा है, क्योंकि जितना नुकसान इसमें हो चुका है, अगर ये हम चला सकते होते तो अब तक चला चुके होते। तो आप कैसे देखते हैं इस प्राइवेटाइजेशन को? देखिए कासिम साहब, दो चीजें हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चर तो समझ में नहीं आया। यानी आप 135 अरब रुपया लेंगे, उसमें आई थिंक 10% मिलेगा हुकूमत को और बाकी उसी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा जी। अब वो तो प्राइवेट कंपनी होगी, ज़रा 75% शेयर्स जिनके पास होंगे, तो फिर 135 अरब रुपये का क्लेम करने की तो ज़रूरत नहीं है। शायद खान अब्बासी का मौका मुझे हकीकत से करीब लगता है। वो कहते हैं कि इसकी कोई इतनी वर्थ भी नहीं है। ज़ाहिर त्यारे जो हमने देखे उसमें न्यू खान की बात ज़्यादा बेहतर होती है, जो यूरोप में चलते थे या चलते हैं इनके पीआईए के। यानी उसमें स्टाफ बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा ज़बरदस्त है। एक त्यारे का गेयर निकाल के दूसरे पर डालते हैं, दूसरे का तीसरे में, मैं इस तरह से गुजारा कर रहे हैं। 4 को लीज पे हैं, टोटल 19 त्यारे, 4 ग्राउंडेड है। इसमें कौन सी एयरबस इसमें खरीदेगी? देखिए जो बाहर वाली कंपनियां हैं ना, मैं आपको ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट एज ए ट्रैवलर या हम देखते हैं उनके पास जहाज़ों की कमी कोई नहीं है, उनके पास रूट्स का शायद इशू। तो वो पीआईए के रूट्स में इंटरेस्टेड होंगे। वो जहाज़ वगैरह क्यों लेंगे यहाँ पे, जब आपके इतना बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे? वो ऑलरेडी अपनी वर्ल्ड नंबर 3 एयरलाइंस जो है वो सारी यूएई की हैं, 1 2 3 उनकी हैं। बाकी भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दुनिया भर में। तो यहाँ पे पीआईए का अगर कोई इस लिहाज से तो बेहतर ही है कि कम से कम ये जो फ्री वाउचर हमारे पैसों से आपके पैसों से जाते थे वो ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ये जो मामलात हैं। अच्छा, ये सरवर्दी साहब ने ये कहा कि सरकार का कोई काम नहीं है हुकूमत बिजनेस चलाना, हुकूमत तो चला रही है। नहीं, इस सरकार का तो ये भी काम नहीं है। लेकिन सरवर्दी साहब को पूछो कि फर्जी फर्टिलाइजर किन की है, उनका काम है नहीं। अगर बोलना है तो फिर सब देखे ना, फिर ये तो कोई बात नहीं है ना कि सरकार जो है वो ना चलाए। वो 35% में उसकी शेयर ये सरकार के पास ही गई है ना। फिर 75 में से 35% निकाल लो तो 40% बाकी रह गया प्राइवेट लोगों का। 20-25% शेयर की बात हो रही है, वो 35% जो भी है। अब इशू ये है कि यहाँ पे तो हर जगह कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं होता। आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे, ठीक है। आप टैक्सेशन जो है वो इक्वली इंप्लीमेंट होता है। जो आपके ये जो रोड्स पे आपकी सप्लाई जाती है, जो सरकार की कंपनियां हैं बशमूल असली सरकार की कंपनियां, क्या उनको भी सेम ही टैरिफ पड़ता है? यानी अगर एक ट्रक है उसको आपका जो टोल टैक्स ही माफ है या उसमें कम है, तो फिर वो तो फिजिबिलिटी उसकी तो वैसे बड़ी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि कंपटीशन होता है ना आपका। तो अगर आपने फिजिबिलिटी बनानी है, मैंने वो टोल टैक्स नहीं डालना, साथ वाले कंपटीटर ने डालना है, तो वो इसमें फर्क पड़ जाता है। तो इशू ये है कि या तो आप मुकम्मल तौर पे प्राइवेटाइज करें, जो कि बिल्कुल दुनिया भर में एक ट्राई टेस्टेड एंड कामयाब। अब बरतानिया, अमेरिका, हर जगह पे हो चुकी हैं एयरलाइंस। सर मैं तो कहता हूँ ये हनीफ अब्बासी साहब की भी जान छुड़वा दें। जितने शानदार एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं,
वो पिंडी में एक उनको कमरे का देते हैं दफ्तर रेलवे का, और वो जो नहीं रेलवे होती उसको वो चलाई रखें, बाकी भी प्राइवेटाइज करें। बाकी भी और भी चीजें हैं, ठीक है, वो भी प्राइवेटाइज कराएं। अच्छा अब सर इसमें जो मैंने भी जिक्र किया कि गैर मुल्की सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी, शुरू में कहा गया कि हो सकता है कि गैर मुल्की कंपनियां भी इसमें इंटरेस्टेड हों, कोई टर्किश एयरलाइन का नाम लिया गया, लेकिन आखिर में सिर्फ मुकामी कंपनियों ने इस पे बिडिंग की। तो वो जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स की जानिब से, उसकी क्या वजह है? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें सिर्फ ये हमारी कौमी एयरलाइन के एतबार से नहीं, दीगर हवालों से भी नहीं आई है पाकिस्तान में। हालांकि बावजूद इसके कि हमने एक ऐसा फोरम बनाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, बैरूनी सरमायाकारी को। हर तरीके से दुनिया को हमने ये बताने की भी कोशिश की कि हम एक अट्रैक्टिव मार्केट है, आप यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। लेकिन बहुत सारी वजूहात इसमें आड़े आती हैं, और जैसा कि ये जो फोरम है जिसका आप और हम तस्करा कर रहे हैं, ये इसको बड़ा एक आइडियल फोरम के तौर पर तो बताया गया था कि लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाएगी। लेकिन यही IMF अब बताता है कि इस फोरम के हवाले से भी डोमेन का तयन करना होगा आपको, जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। सो ये वाजे नहीं है इसके अंदर भी कि किस तरीके से आगे मामलात, इसमें रूल ऑफ द बिजनेस क्या होंगे, इसमें वो भी वाजे नहीं है कि डोमेन क्या किसकी होगी। सो आई थिंक ये जो कंफ्यूजन होती है, ये इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर होता है वो तो हर क्या हालात हैं उस मुल्क के, सिक्योरिटी हालात क्या हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, हमें क्या फायदा होगा। 1 रुपया भी अपनी जेब से कोई लगाता है तो उससे पहले इन तमाम चीजों को, अगर आप अपनी और हमारी हम एक मिसाल देख लें एक आम इंसान के तौर पे भी, तो हम कहाँ अपने पैसे लगाएंगे, वहीं पर जहां से हमें कोई रिटर्न उसका मिलेगा। सो पाकिस्तान में इतना अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अदम इस्तेहकाम है। हम तो टूरिज्म को बहुत करने की कोशिश करते रहे दुनिया के सामने, लेकिन वो भी हमारे यहाँ क्या ऐसे हालात हैं सोशली कि दुनिया से कोई इंसान आए और यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज भी और वैसे भी सोशल फैब्रिक के एतबार से भी अब जो हमारे यहाँ हालात नजर आते हैं हमें बाहर। सो आई थिंक ये एक आइडिया जो ऑन पेपर तो बहुत अच्छा नजर आया था, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में कि पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। लेकिन जब आपका लोकल जो इन्वेस्टर है उसी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने किसी भी तरीके की आसानियां नहीं पैदा की हैं बिजनेस करने के लिए, और हमें इतने सारे लोग पाकिस्तान में नजर नहीं आते जो अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो वो इस तरफ नहीं जा रहे हैं, लोग नौकरी की तरफ ज्यादा जाते हैं या शॉर्ट टर्म तरीके ढूंढते हैं। सो इसकी एक यही वजह है, तो फिर बाहर से कोई क्यों आएगा। बाकी ये जो PIA की निचकारी हुई है, इसमें खाकान अब्बास साहब का ये हवाला दे रहे थे, और उन्होंने भी ये बात कही है कि 1 रुपए में भी बिक जाती तो उसको हमें बेच देना चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं जो समझते हैं पूरी इंडस्ट्री को कि अच्छा इकदाम है। तो ये बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन आपने और हमने देखा है अथर पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं वहां पर सियासत की नजर हो जाता है मामला। ये बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन था जो इस हुकूमत ने लिया है, और उम्मीद करते हैं कि बाकी भी जो लॉस में इदारे हैं जिसका बोझ आवाम के कंधों पे पड़ता है, कौमी खजाने पे पड़ता है, उनकी भी निचकारी की जाएगी और इतनी तेज रफ्तारी से की जाएगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, जो अभी अफसा भी जिक्र कर रही थी कि पॉलिटिकल आप उसको अदम इस्तेहकाम कह लें या फिर वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें जो है मुतासिर होती हैं। मुझे याद पड़ता है कि गुज़िश्ता बरस ही जो आरिफ हबीब साहब हैं जिन्होंने अब PIA खरीदी है, उन्होंने एक महफिल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ऑन कैमरा कहा था कि जो अडयाला में बैठा हुआ शख्स है उससे भी हाथ मिलाएं, मामलात को बेहतर करें। तो ये जो पॉलिटिकल मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, अब दोबारा मुज़ाकरात का जिक्र हो रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है इट्स प्लेइंग विद द गैलरी, और ना PTI को बातचीत के लिए तैयार है, ना इधर हुकूमत को बातचीत के लिए तैयार है। ये जस्ट प्लेइंग विद द गैलरी है। ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। पोस्चर आपने मुज़ाकरात का रखना है, पॉलिसी आपकी मुज़ाकरात की नहीं है। दोनों फ्रीकैन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक फ्रीक बात करना चाह रहा है और दूसरा नहीं करना चाह रहा, दोनों ही नहीं करना चाह रहे। ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात के लिए कोई एक भी फरीक जो है वो संजीदा कोशिश कर रहा है। गैलरी से खेल रहे हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट को सूट करता है कि उसने मुलाकातें वगैरह बंद की हुई हैं, तो वो साथ साथ मुज़ाकरात कहती जा रही है। PTI को ये सूट करता है कि वो कहे कि हमने बड़ा हार्ड स्टैंड लिया हुआ है, हम साथ बैठने को तैयार नहीं। और ये स्टैंड तो PTI का 2014 से 13 से हम देख रहे हैं, मुसलसल है। इसमें तो कोई खास तब्दीली आई नहीं है। वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। फवाद चौईसा वगैरह उन्हें बहुत समझा रहे हैं, लेकिन वो उनके कहने पे समझ नहीं रहे वो फवाद चौईसा वगैरह की बात और फैसल साहब की बात। लेकिन दर्जा हरारत तो नीचे तभी आएगा जब दोनों फ्रीकैन बैठेंगे। तो अभी तो मुझे दोनों फ्रीकैन एक मेज पर बैठते हुए नजर नहीं आ रहे। पहला स्टेप ये हो सकता है कि वो कायमा कमेटियों में वापस आ जाएं। क्या PTI कायमा कमेटियों में वापस आने के लिए तैयार है?
मुझे नहीं लगता। तो इसलिए ये इस वक्त मुझे पाकिस्तान में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं लगता। एक फरीक खुद को बहुत मजबूत फील कर रहा है और उसका ख्याल है कि अब बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब हमें जरूरत थी तब इन्होंने की नहीं है, तो अब हम इनसे क्यों बात करें। नाउ वी आर कंफर्टेबल, हमने 26वीं और 27वीं तरमीम कर ली है, अब क्या जरूरत है बात करने की। दूसरा फरीक अपनी जगह ये सोच रहा है कि अब ये सब कुछ तो हो गया, मुझे इतनी सजाएं हो गई हैं, मैं बात करके अब क्या करूं। ठीक है मुजम्मल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो अफसा कोमल साहिबा और फैसल चौधरी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले आएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा चौधरी साहब, हुकूमत ने ऑफर तो की है और फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब भी कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब को खत भी लिखा गया और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इमरान खान के तो सियासी डीएनए में ही शामिल नहीं है कि वो किसी से बातचीत करे। फिर मैंने देखा कि शेख वकास साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है शायद उसके प्लेटफॉर्म से बातचीत हो। आपको लगता है कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी? देखिए, ख्वाजा आसिफ और शेख वकास दोनों इन मामलात में रेलेवेंट हैं। जब वज़ीर आज़म ने कह दिया है तो मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाजा आसिफ हो या असद कियानी हो या अता तारड़ हो, वो क्यों अपने वज़ीर आज़म से हट के बातें कर रहे हैं। देखिए ना, कैबिनेट का तो हेड वो है ना, तो हमने तो वज़ीर आज़म को देखना वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, बाकी ये क्या कहते रहते हैं, इनकी तो अपनी क्योंकि दुकानें खुली हुई है ना, तो इनको तो डर लगा रहता है कि कोई ऐसी बात हो ना जाए। तरीके तो पीटीआई वालों की दुकान, इनकी भी और उनकी भी, दोनों की। ये जो है ना, ये छोटूस जो दोनों जमातों के, इनका दिल है कि वो सारे बड़े अंदर रहें, तो तभी ना, वरना शाह महमूद अकेला ही बाहर आ गया तो इनकी तो दुकान ठप हो जाएगी ना। ये नहीं चाहते कि बाहर निकले, ये कहते हैं अंदर के अंदर ही रहें। अब इशू ये है जी कि अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास दोनों को दी गई है कि जी आप मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा भी है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, और मैं ये इसकी पहले दिन से वज़ाहत कर रहा हूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब की ये हमेशा से स्टांस रहा है, वो पुराने सियासतदान हैं कि वो बातचीत भी करेंगे। और सियासी जमातों के पास डायलॉग के अलावा तो कोई हथियार होता कोई नहीं है, डायलॉग ही करने हैं ना। आपने ये कहते हैं जी हम स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे यानी मुजामत करेंगे, तो क्या अस्करी मुजामत कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम बंदे लाएंगे, उससे जोर पड़ेगा, मुज़ाकरात करेंगे। भाई अगर आप इतने बंदे ले आ सकते हो तो फिर मुज़ाकरात की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें यह है कि सर हमारा 60,000 पर्चा हुआ है, 34,000 हमारा बंदा है, इमरान खान अंदर है, उसकी बीवी अंदर है, वो अपना लीडर अंदर है, उनकी फैमिलीज, पार्लियामेंटेरियंस, यार उनका भी तो किसी ने बात करनी है कि नहीं करनी। जो ये हमारे कारकुनान हैं जो अदालतों में झूठे पर्चे कर रहे हैं, उनके बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है। जब तक वो आप एक खानदान होता है ना जी, ये तो सारे अपनी अपनी मंडी से जाके बैठे हुए हैं, बादशाह लोग हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही। पर उसमें दूसरा आर्गुमेंट ये है ना कि जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं, हुकूमत वाले जो नाजायज चीजें कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करके आप उनको लिस्ट। तो काज़मी साहब, आप जब मार्शल लॉ होता है तो उन हुकूमतों के साथ नहीं बैठते। जब इमरान खान साहब को आप ये कहते हैं कि ये चीज अब एक नया काम, ये खैर पहले भी होता था, वो जी आपकी पॉपुलैरिटी में बड़ा फर्क आ जाएगा। मैंने खान साहब से कहा था, मैंने कहा सर आप अपने आप को अंडरमाइन करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने पॉलिटिकली आप कितने पॉपुलर हैं। दूसरी बात है कि इमरान खान की जुर्रत, उनका आज़म, उनका हौसला, उनकी बेगुनाही अवाम में इस्टेब्लिश है। अब अगर इमरान खान अपने बंदों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने वर्कर्स के लिए बात करते हैं तो उसमें उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं आने वाला। और कोई भी सियासतदान बैठ के बात करे, ये बात ही मजाक लगती है कि जी आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। इमरान खान की सियासत इस मुल्क में खत्म करने वाला इस वक्त स्वाय इमरान खान के कोई नहीं है। ठीक है, वो इमरान खान की सियासत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आए मुज़ाकरात करें, यही एक चीज है। लेकिन अभी मुज़ाकरात दोनों के नहीं हो सकते, माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, वो अल्लाह करे कामयाब हो जाए। अब साहब आपका कमेंट। देखिए, पीटीआई बहुत पब्लिक जो इमोशन, जो उनके सपोर्टर्स हैं उसके जज्बात के ऊपर ड्राइव कर रही है, हमें ऐसा नजर आता है। अभी फवाद चौधरी साहब ने भी जो कोशिश की, साहब को खत भी लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा है, उनके साथ महमूद मौलवी साहब भी हैं, इमरान इस्माइल साहब भी हैं। उसको भी मैं क्योंकि 2-3 दिन से उसके आइडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में, तो पीटीआई के जो लोग हैं
वो टॉक शो के दौरान उसकी भी वेलकम नहीं कर रहे उसको, हालांकि उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने बल्कि मशवरा भी दिया है कि आप ये जो रहनुमा कैद हैं, खवातीन हैं, इनके लिए कोई सहूलत करें। सो ये तो एक ऐसी बात नहीं कि इस पे पीटीआई में किसी की भी मुखालफत हो। तो ये जो एक रवैया है कि कैसा हमें कहीं सोशल मीडिया पे ट्रोल ना करना शुरू कर दिया जाए अगर हम कोई ऐसी पीसफुल किस्म की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी एक इतनी पॉपुलर पार्टी है पीटीआई, लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इसके बाद जब आप आईने पाकिस्तान के फोरम से बैठे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी सिविल सोसाइटी भी हम आवाज हुई उस दिन, अगर आपने वो कॉन्फ्रेंस को कवर किया हमने तमाम सहाफियों ने, उसमें आपके साथ सिविल सोसाइटी, हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे। ये एक बड़ा अहम मोड़ होता है किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के लिए जब आप इतने दीवार से लगाए जा चुके हो। कुछ उसको अवेल नहीं किया, उसका कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एलामिया जिसको रिपीट किया जाता पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से। आज भी सलमान अकरम राजा साहब का बयान है, उन्होंने कहा वो अचकजई साहब ने तो मुज़ाकरात की बात की ही नहीं थी। फिर उसके बाद अलीमा साहिबा ने आकर, एक तरह वो फैमिली है, इमरान खान साहब की बहन है, उनके सेंटिमेंट्स की बहुत कदर, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया पार्टी जो ऑपोजिशन का एक, क्योंकि सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं था, ऑपोजिशन का एक इत्तेहाद है। सो बड़ी कंसर्निंग बात है कि कितनी पॉपुलर पार्टी है, उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि माजी में हम ये देखते थे कि ये दूसरे जो हम अपने मुखालिफिन के साथ जो रवैया अपनाएंगे उसका हमें कल को किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये अभी कंफर्टेबल हो चुके हैं इस निजाम के अंदर, ये तो समझते हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये अगली बार इलेक्शन के बाद एक और चीज भी मैं समझती हूँ, कंफर्टेबल भी हो चुके हैं और ये इतना दूर नहीं समझते कि अगली बार भी इलेक्शन होंगे और इन्होंने फिर उस इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा। सो आई डोंट थिंक कि इनको ये मैटर करता है कि पब्लिक सेंटिमेंट हमारे खिलाफ जा रहा है इन एक्शंस की वजह से। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आपने गुफ्तगू सुनी। जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आती है। बहुत सारे आपको उसमें कैंप्स नज़र आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। हुकूमत की जानिब से एक ऑफर तो की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब यह भी आर्ग्यूमेंट है कि जब भी एहतजाज की बात आती है तो हुकूमत की जानिब से ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं। 2 दिन पहले तक तो ये कौमी सलामती के लिए खतरा थे, जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए थी, अब मुज़ाकरात की क्यों वो जरूरत महसूस कर रहे हैं। तो दोनों कैंप्स की जानिब से कुछ सोचने की जरूरत है, एक एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। जब तक इस मामले के ऊपर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा दोनों साइड से, तब तक ये मामला इसी तरह लिंगर करता रहेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।